नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि यूपीएसआई का बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। हिंदी की क्लासें आपको रेगुलर मिल रही हैं, संविधान की क्लासें भी आपको रेगुलर मिल रही हैं जीके के अंदर, और मैथ की क्लासें भी एक आध दिन में ब्रजेश सर शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदी का ये चौथा वीडियो है, लेकिन संधि का ये पहला ही भाग है। आज से हम संधि की शुरुआत करने जा रहे हैं। संधि को लेकर के जितने भी आपके मन में संशय हैं, जितने भी प्रकार के आपके मन में प्रश्न हैं, वो सारे इसी वीडियो में मैं आपको एकदम से पूरे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संधि एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी। संधि किसे कहते हैं, संधि की क्या परिभाषा होती है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, या फिर संधि की पहचान कैसे होती है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, समझदारी से पढ़ना है। जब संधि खत्म हो जाएगी पूरी, तब मतलब जब स्वर संधि खत्म हो जाएगी, तब मैं स्वर संधि की ट्रिक भी आपको एक छोटे से वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे जरूरी यह है कि पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। आपको चीजें भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। उसके अंतर्गत आपसे पहचान ज्यादा पूछ ली जाती है, परिभाषाएं ज्यादा पूछ ली जाती हैं। इसलिए आप अगर ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी ऐसी चीज ना छोड़ें जिससे कि आगे चलकर आपको परेशानी हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे संधि से। संधि, आखिर संधि की परिभाषा क्या होती है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम संधि किसे कहते हैं। तो पेन और कॉपी ले लीजिए, जो जो मैं कहूं आपके काम का है तो उसको नोट भी करते चलिए। ठीक, तो करते हैं शुरुआत। दो समीपवर्ती वर्णों के विकार मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब जो परिवर्तन होता है। क्या कह रहा हूं मैं, जब दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, समीपवर्ती वर्णों का, समीपवर्ती का मतलब पास पास वाले वर्णों का जब मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात, कौन कौन से वो वर्ण होते हैं, तो मैं आपको बताऊं। संधि के अंतर्गत दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ध्वनि क्या होती है, शब्द क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको वर्णमाला के पहले भाग में पढ़ा दिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सामान्य हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, और वहां पर आपको जीके का लिंक भी, यानी संविधान का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी समझ में ना आए, तो आप वहां पर जा करके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का ही संधि के अंदर मेल होता है। किसका होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। शब्द अलग चीज है, वर्ण अलग चीज है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक, इसका जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, नव आगत, नव प्लस आगत। अब दोस्तों, ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है ना। ये पूरा एक शब्द है नव, और आगत ये भी एक शब्द है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर बा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या दिखाई दे रहा है आपको, आ। प्रथम वर्ण यानी पहला वर्ण। अब दोस्तों, ये चीज मैंने आपको वर्णमाला के पहले भाग में भी बताई थी और वर्णमाला के दूसरे भाग में भी बताई थी कि कोई भी वर्ण हो, मतलब कोई भी व्यंजन हो, उस व्यंजन का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता के संभव ही नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में आ शामिल होता है। तो यहां पर भी दोस्तों आ शामिल है। ये पूरा वा तभी बन सकता है जब इसके अंदर आ होगा। ठीक, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ, आ हुआ। ठीक है, क्योंकि आधा वा और पूरा आ मिलने से ही ये वा बना है। तो वा को जब हम तोड़ेंगे तो आधा वा अलग निकालेंगे और छोटा आ अलग निकालेंगे। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या निकला, आ,
और जो दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो निकला आपका आ। तो इसलिए मैं कह रहा था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण मेल होता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मेल होता है। इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों संधि विच्छेद किसे कहते हैं। ये तो संधि की मोटी मोटी बातें थी, संधि किसे कहते हैं और संधि में क्या क्या मेल होता है। अब देख लेते हैं संधि विच्छेद के बारे में। संधि विच्छेद ये किसे कहते हैं। संधि विच्छेद का मतलब ये होता है कि संधि के नियमों के ही अनुसार, ऐसे नहीं कि कहीं से भी तोड़ दिया, संधि के भी कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं, ये धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको सब कुछ समझ में आता चले जाएगा कि संधि के क्या नियम होते हैं। तो संधि के नियमों के अनुसार जब शब्द को मूल अवस्था में लाया जाता है, मूल अवस्था मतलब पहले वाली जो अवस्था थी उस अवस्था में लाने को ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है परीक्षार्थी, ये संधि युक्त शब्द है, यानी संधि हो रखी है इसमें। अगर हमने संधि विच्छेद करना है तो संधि के नियमों के अनुसार हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। परीक्षा प्लस अर्थी, तो ये हो जाएगा आपका परीक्षा प्लस अर्थी। तो इस नियम को ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि क्या होती है समझ में आ गया, क्या पहचान होती है समझ में आ गया, और फिर दूसरी बात संधि विच्छेद क्या होता है ये भी आपके समझ में आ गया। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आसानी से समझना है और बहुत सरल तरीके से मैं आपको ऐसे समझा दूंगा दोस्तों कि जैसे आपको मैंने वर्णमाला पढ़ाई हुई है। तो मैं आपसे कहता हूं आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए, किसी भी किताब में से आप वर्णमाला के सवाल लगा करके देखिए, लेकिन शर्त यही है कि पहले जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से आपको याद भी होना चाहिए। तो जहां से भी आप सवाल लगाएंगे दोस्तों मैं गारंटी ले लेता हूं कि आपसे वर्णमाला का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। क्या कहा मैंने, वर्णमाला का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। आज आप वर्णमाला पूरा पढ़ के, पहला वीडियो दूसरा वाला वीडियो पढ़ के आप सवाल लगाकर खुद देखें किसी भी किताब से, तो आप पाएंगे कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जब मैं आपको संधि पढ़ा रहा हूं तो आप विश्वास मानिए दोस्तों, जब आप संधि पढ़ लेंगे आपका संधि का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, ये मेरा विश्वास है और आप मेरे विश्वास को कायम रखना, पूरी मेहनत से पढ़ना और जब भी यूपीएसआई का पेपर हो जोर शोर से जाना। ठीक, तो अब हम करते हैं, संधि पढ़ लिया, संधि विच्छेद पढ़ लिया, अब होता है संधि के भेद। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, संधि के भेद या प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि के जो भेद हैं दोस्तों ये होती है 3 प्रकार की। ठीक, अब 3 प्रकार की तो होती है, लेकिन किस तरीके से होती है, किस तरीके से पहचान इसकी होती है कि कौन सी संधि है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि पहचान हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं बहुत ही काम की है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने और चाहे तो लिख भी लें। संधि की पहचान के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसी के आधार पर, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसी के आधार पर हम संधि की पहचान करते हैं। क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। ठीक, देखो कैसे करते हैं। संधि के भेद कितने बताए मैंने, संधि के भेद होते हैं दोस्तों 3। पहली होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। स्वर के बारे में मैं अच्छे से आपको पढ़ा चुका था, व्यंजन के बारे में भी अच्छे से पढ़ा चुका था और विसर्ग के बारे में भी मैंने आपको अंतिम वीडियो में बता दिया था, इससे पहले वाले वीडियो में। तो इसीलिए वर्णमाला के तुरंत बाद जो शुरू करना होता है वो संधि ही होता है, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो एक क्लास दूसरी क्लास से लिंक होती है। अगर आपने वर्णमाला सही से पढ़ ली है तो विश्वास मानिए संधि भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो संधि के भेद कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, अब ये पहचान कैसे होती है, ये पहचान जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसी के आधार पर हम पहचान कर पाएंगे कि ये संधि कौन सी है। जैसे कि अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है, किसी शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर है, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर है तो वो स्वर संधि होगी।
अगर कहीं पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि होगी, या किसी भी संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग है तो वो विसर्ग संधि होगी। कैसे होगी, एक दो इसके उदाहरण ले लेते हैं। स्वर संधि का उदाहरण जैसे कि मैं आपको देख लूं, तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था कि नवागत, नव प्लस आगत, ये उदाहरण मैंने आपको अभी दिया था। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि इसको तोड़ के मैंने अभी बताया था कि बा प्लस आ, तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, आ, और आ क्या होता है, स्वर होता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संधि है ये हमारी स्वर संधि है। इस शब्द से अभी ध्यान नहीं देना क्योंकि इसको हम लिखेंगे नवागत। दूसरे शब्द पे अभी ध्यान नहीं देना, अभी केवल पहचान बता रहा हूं। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, और अंतिम वर्ण क्या है, छोटा आ, और छोटा आ क्या होता है, स्वर होता है, तो इसीलिए इस शब्द में जो संधि हो जाएगी स्वर संधि हो जाएगी। अब देख लेते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है बाक प्लस ईस, तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है दोस्तों, आधा का है, और ये का क्या होता है, ये होता है दोस्तों व्यंजन। क्या होता है, ये व्यंजन। हाँ, अगर ये पूरा का होता तो इसके अंदर यहाँ पर आ होता और आधा का ये यहाँ पर होता, इस तरीके से ये पूरा का बनता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आधा का, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, आधा का, और आधा क्या है, आधा का क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी व्यंजन संधि। अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, मन है प्लस रथ, जिसको हम मनोरथ लिख देंगे। तो यहां आपको दिख ही रहा है ये दो बिंदी का जो निशान होता है इसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा पहचानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपको पता ही है, इसको विसर्ग कहते हैं, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, विसर्ग है, तो इसलिए ये हो जाएगी विसर्ग संधि। एक बार देख लेते हैं, स्वर संधि में क्या था कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण था वो क्या था, स्वर था, तो स्वर संधि। व्यंजन संधि में की पहचान कैसे करी थी, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण था वो व्यंजन था, इसलिए ये क्या हो गई व्यंजन संधि। अब इसमें पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण था वो विसर्ग था, इसलिए ये क्या हो गई विसर्ग संधि। तो ये होते हैं हमारे संधि के भेद। ठीक, अब हम शुरुआत करेंगे दोस्तों स्वर संधि से। ठीक, संधि के भेद आपने पढ़ लिए, संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, पहचान कैसे होती है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि से शुरुआत होगी। स्वर संधि जो होती है दोस्तों ये होती है आपकी 5 प्रकार की। पहले होती है आपकी दीर्घ संधि, और दूसरी होती है आपकी गुण संधि, तीसरी होती है आपकी वृद्धि संधि, और चौथी होती है आपकी दीर्घ गुण वृद्धि यण संधि, और पांचवी होती है दोस्तों आपकी अयादि संधि। स्वर संधि के अंतर्गत ये 5 संधियां आपको देखने को मिलती हैं। अभी आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आराम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी आज के ही वीडियो से। परिभाषाएं क्या थी, पहचान क्या थी, ये तो सब आप सीख ही गए। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों वो दीर्घ संधि से करेंगे। किताबों में क्या परिभाषाएं मिलती हैं, ठीक है, उससे हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और ऐसे समझा दूंगा दोस्तों कि आप जिंदगी में कुछ भी गलत करें पर संधि गलत कभी नहीं करेंगे, जैसा कि वर्णमाला में मैंने आपसे कहा था। तो पेशेंस बनाए रखना, वीडियो को अंत तक देखना। अब शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। तो इतना तो आपको पता चल गया, 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। तो हम पहले नंबर की जो संधि है दीर्घ संधि, यहां से शुरुआत करेंगे। दीर्घ संधि, जब स्वर संधि पूरी खत्म हो जाएगी ना, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा करीब 10 मिनट का। उसमें मैं आपको स्वर संधि की सारी ट्रिक बता दूंगा, कैसे पहचान करना, अगर शब्द टूटा हुआ आया है तो कैसे पहचानना है, शब्द अगर बंधा हुआ आया मतलब संधि विच्छेद में है
तो आप कैसे पहचानेंगे? और संधि किया हुआ है, संधि युक्त शब्द है, तो उसे आप कैसे पहचानेंगे? स्वर संधि में। तो 10 मिनट का वो वीडियो होगा, उसे आप देख लेना। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम इसके नियमों को भी पढ़ते चले। जैसे कि मैंने कहा था कि परिभाषा से भी सवाल आ जाते हैं, तो पहले हम पहुंचते हैं इसके बेसिक तक, जड़ तक। उसके बाद में जो हमारे काम का है उसे हम ट्रिक के हिसाब से भी देख लेंगे। तो दीर्घ संधि की शुरुआत करते हैं। परिभाषा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर आ, ई, ऊ है, ये इसकी परिभाषा है। ये हस्व या दीर्घ हो सकता है। हस्व का मतलब छोटा भी हो सकता है और दीर्घ का मतलब बड़ा भी हो सकता है। मतलब बड़ा आ हो सकता है, बड़ी ई हो सकती है, बड़ा ऊ भी हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर छोटा लिख दिया है, ऐसे लिखूंगा तो ये 6 हो जाएंगे। तो इसलिए आप इतना ध्यान रखें, बड़ा छोटा कुछ भी हो। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ, ई, ऊ है, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण भी आ, ई, ऊ है। मतलब ये भी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये मैच करेंगे, ये अगर मेल खाएंगे, तो वहां पर होगी दीर्घ संधि। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, ये तो आप परिभाषा में लिखेंगे जो मैंने आपको बताया कि आ, ई, ऊ के बाद अगर आ, ई, ऊ से ही मेल खा रहा है तो वहां पर क्या संधि है? दीर्घ संधि है। लेकिन इस संधि की जो सबसे अच्छी खास बात है और याद करने में भी आसानी होती है, वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। उदाहरण के साथ समझेंगे, आराम से समझेंगे। दीर्घ संधि 2 मिनट में आपके बिल्कुल हाथ में हो जाएगी। देखो, इस संधि में क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर आ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर आ है, तो दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण भी आ ही होगा। और क्या बनेगा? इससे बड़ा आ बनेगा। ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, या फिर ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, या फिर दोनों बड़े हो गए। लेकिन बनेगा क्या? बड़ा आ ही बनेगा। ये आप ध्यान रखें। और यही नियम आपका ई में भी फॉलो होगा, और यही नियम आपका ऊ में भी फॉलो होगा। मतलब छोटी ई यहाँ है तो छोटी ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो, कोई सा भी छोटा बड़ा कुछ भी हो, ई से ई ही मिलेगी, आ से आ ही मिलेगा, और ऊ से ऊ ही मिलेगा। तो इसका 1-2 उदाहरण हम देख लेते हैं। देखो, एक उदाहरण जो मैंने अभी दिया था ना, तो पहले तो उसी को ले लेते हैं। यहां पर कैसे लेंगे? देखो, यहां पे देखते हैं इसका एक उदाहरण, नव प्लस आगत। ये हो गया नव प्लस आगत, मतलब बड़ा छोटा कुछ भी हो। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें छोटा आ शामिल है, और यहां से क्या आ रहा है? आ रहा है। तो आ से आ मिल गया। तो ये कौन सी संधि थी दोस्तों? ये दीर्घ संधि थी। हो गया ठीक। अब इसका 1-2 उदाहरण मैं और करा देता हूं आपको। जैसे कि देवालय है ना, एक शब्द ले लेते हैं, देव प्लस आल्य। तो इसमें भी यही हो गया कि इसमें क्या है? आ है, और यहां पर क्या है? आ है। 1-2 उदाहरण और इसका देख लेते हैं। जैसे परीक्षार्थी है ना, क्या कर लेते हैं? परीक्षा और अर्थी। तो अब यहां पर देखेंगे आप, परीक्षा, ये छा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या है? आधा छा प्लस, और यहां पर क्या है? बड़ा आ। तो यहां पर क्या निकल के आया? बड़ा आ, और यहां पर क्या है? ये छोटा आ। तो ये भी आ से आ ही मिल गया। तो ये क्या हो गई? दीर्घ संधि। ठीक। अब देख लेते हैं ई के उदाहरण। ये शायद आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। चलो, अब जैसे कि आ वाला नियम था, वैसे ही ई वाला नियम भी होगा। देखो, अगर इधर ई है तो इधर भी ई। मतलब ये ई क्या लिख रहा हूं मैं? ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। या फिर इस तरीके से हो सकता है, या फिर इस तरीके से हो सकता है, या फिर इस तरीके से हो सकता है ना, कुछ ही हो सकता है। तो एक एक उदाहरण इनका देख लेते हैं हम। जैसे कि छोटी ई वाला उदाहरण मैं आपके सामने लाऊं, तो ये हो जाएगा अतीव, अति प्लस इव। तो यहां से क्या निकल के आया? अति से, ये ती है ना, तो इसके अंदर छोटी ई शामिल है, छोटी ई की मात्रा है। ता के बाद क्या है? ई की मात्रा है ना, ता के बाद ई, ता पे मात्रा अगर चढ़ी हुई है, अगर किसी भी व्यंजन पे मात्रा चढ़ी हुई है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस मात्रा का जो क्रम है वो उस व्यंजन के बाद में आया है। व्यंजन ये चाहे इधर से लग रही है
आपने देख रहे हो ये तो ता से पहले लग रही है, ता से पहले जरूर लग रही है, लेकिन दोस्तों ये व्यंजन के बाद में ही है क्रम में, मतलब वर्ण के बाद में ही है क्रम में। तो ता के बाद ई है, और ई क्या है? स्वर है, और स्वर किसी भी वर्ण के मेल से नहीं बनता, ये आपने वर्णमाला में पढ़ा ही है। तो ई है तो इसका मतलब ता के बाद ई है। बड़ी ई होती तो इधर को है, छोटी ई थी इधर को है, तो ये ई से ई हो गया। तो ये वाला उदाहरण आपके समझ में आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? अतीब। मैंने कहा ना यहाँ पर ये बड़ी ही बनेगी, जैसे अभी पिछली बार मैंने बताया था, ये बड़ी ही बनेगी। छोटी ई और छोटी ई मिली तो क्या बनी? बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा है ना, तो बड़ी ई बनी। अब देख लेते हैं इसका छोटी ई और बड़ी ई का उदाहरण, जैसे कि गिरीश, तो यहां लिखेंगे गिरी प्लस ईस, है ना। तो यहाँ पे क्या है? देखो रा पे छोटी ई की मात्रा है तो ये छोटी ई है, और यहाँ पर ये बड़ी ई आपको साफ साफ दिख रही है, ये वाला उदाहरण। अब क्या होगा दोस्तों? छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी, अगर ये दोनों मिल रही है तो क्या बन रही है? बड़ी ई मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ जो मात्रा लगेगी ना, इन दोनों को मिला के जो यहाँ लगेगी बड़ी ई की लगेगी, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बना? बड़ी ई बनी। तो ये क्या हो गया? गिरीश। ठीक, अब देख लेते हैं इसका तीसरा वाला उदाहरण, ई, बड़ी ई और छोटी ई का। तो बड़ी ई और छोटी का ले लेते हैं हम मही प्लस इंद्र, ये ले लेते हैं, है ना। यहां पर क्या है? बड़ी ई है, साफ आपको दिखाई दे रहा है, और यहां पर क्या है? छोटी ई है। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना रही है? बड़ी ई। तो साफ बात है कि आगे जो मात्रा लगेगी अब बड़ी ई की ही लगेगी, महेंद्र। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ये वाला उदाहरण, बड़ी ई और बड़ी ई जब मिलती हैं तो इसका जो उदाहरण है वो ले लेते हैं हम रजनीश। तो ये हो जाएगा रजनी प्लस ईस। अब देखो दोस्तों यहां भी बड़ी ई और यहां भी बड़ी ई, और दोनों को मिलाकर क्या बनती है? बड़ी ई ही बनती है। तो क्या हो जाएगा? ये रजनीश का रजनीश ही रहेगा, रजनीश। तो ये इसका नियम था। जैसे छोटा आ से छोटा आ, बड़ा आ से बड़ा आ, ऐसा कोई इसमें चक्कर नहीं है। आ हो या ई हो या फिर ऊ हो। ठीक, तो वहां पर क्या होगी? मतलब जो स्वर है उसी रूप का स्वर उससे मिलेगा, तब जाकर वहां पर क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। अब इसका देखते हैं, जैसे कि इसके 3 रूप मैंने बताए थे, आ से आ, ई से ई और ऊ से ऊ। तो ऊ से ऊ में क्या होगा? छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल सकता है, तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल सकता है, तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल सकता है, तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तब भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, ये याद करने से मतलब ये है हमारा कि हम मात्रा हमेशा बड़ी ही लगाएंगे। आ है तो उसमें आगा डंडा आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों को मिला के बड़ा आ बन रहा है। बड़ी वो ई वाला मामला है तो वहां पर बड़ी ई की ही मात्रा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दोनों को मिला के बड़ी ई ही बन रहा है। यहाँ पर क्या है? बड़े ऊ की ही मात्रा आएगी, क्योंकि दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? बड़ा ऊ बन रहा है। तो इसका एक दो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि भानुदय। यहां पर लिख रहा हूं भानु प्लस उदय। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि किसी भी व्यंजन पर अगर मात्रा है तो वो व्यंजन के बाद में ही काउंट होती है, उसका जो क्रम है व्यंजन के बाद में ही आता है। भानु, भान प्लस ऊ है, ये ऐसे मान के चले। तो यहाँ पर क्या है? छोटू की मात्रा ऊ हो गया और यहाँ पर ऊ हो गया। अब क्या है दोस्तों? लॉजिक ये है कि छोटा ऊ और छोटा ऊ जब भी बनेगा ना तो बड़ा ऊ बनेगा, ये बन रहा है। तो हमारा इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों को जब हम मिलाएंगे अब बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, भानु, इस तरीके से, और ये दय, भानुदय, ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? बड़ा ऊ बन रहा है। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ देख लेते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ देख लेते हैं। लघु प्लस उर्मी देख लेते हैं, लघु प्लस उर्मी। तो यहां पर छोटा ऊ है और यहां पर बड़ा ऊ है। यहां छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। तो ये हो जाएगा लघुर्मी। क्या हो जाएगा? लघुर्मी। अब ये वाला उदाहरण देख लेते हैं, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। ये हो जाएगा आपका बधु, बड़ा वाला, और उत्सव। तो ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है ना, लेकिन बनता क्या है? बड़ा ही बनता है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, बधूत सब, बधूत सब। ये दोनों ऊ मिल गए, मात्रा में कन्वर्ट हो गया। ये वाले दोनों ऊ मिल गए, ये मात्रा में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों ऊ मिल गए तो ये इस मात्रा में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं
दोनों ऊ। सरयू ऊर्मी, सरयू ऊर्मी। तो ये भी बड़ा ऊ है, ये भी बड़ा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, सरयू ऊर्मी। इस तरीके से हो जाएगा ऊर्मी। ठीक था। ऊर्मी में हम ये वाली मात्रा गलत लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई यहाँ पर ज्यादा वो भी है नहीं, लेकिन हिंदी पढ़ रहे हैं तो वर्तनी का भी ध्यान हमें देना पड़ेगा। छोटी लगती है यहाँ, लेकिन संधि हमने ठीक समझी है। छोटे ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़े ऊ की मात्रा, और बड़े ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है। इस मात्रा का ज्यादा महत्व इसमें था नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वर्तनी भी हमें ठीक ही लिखनी चाहिए। तो दोस्तों ये संधि आपको समझ में आ गई होगी। अभी आप ऐसे ही पढ़े जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद जो बाकी संधियां हैं दो दो करके हम 2 वीडियो में खत्म कर लेंगे। अगली वीडियो में 2 संधि, फिर उससे अगली वीडियो में 2 संधि, फिर उसके बाद में एक वीडियो में व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी और एक वीडियो में विसर्ग संधि खत्म हो जाएगी। ऐसे करेंगे। लेकिन बीच में मैं जैसे ही ये स्वर संधि खत्म होगी एक 10 मिनट का वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक कैसी होगी, ऐसी होगी कि अगर ये शब्द इस तरीके से टूटा हुआ मिला है तो आप कैसे पहचानेंगे, और इस तरीके से बंधा हुआ शब्द मिला है तो आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है। लेकिन हमें पहले जड़ से फुलची तक जाना है, इसलिए बेसिक पे ध्यान देना भी जरूरी है। तो दोस्तों कल आपकी संविधान की क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आज ही कुछ ही घंटों में संविधान की क्लास आपके सामने होगी। दोस्तों अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और संविधान पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप संविधान का एक मजा लेना चाहते हैं, एक स्वाद लेना चाहते हैं ना, इंटरेस्ट, तो आपको वो क्लासें मेरी देख लीजिए, क्योंकि जो किताबों में भी नहीं है या समझ में नहीं आता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज का जो संविधान का वीडियो होगा बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं प्रस्तावना का दूसरा भाग लेकर के आया हूं। पूरा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पूरा रूपरेखा है, वो किस पे डिपेंड है, प्रस्तावना पे डिपेंड है। तो उसको समझने के लिए प्रस्तावना का समझना बहुत जरूरी था। उसके एक एक शब्द का कितना गहरा मतलब है ये तो मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में। अब ये संविधान का भाग है या नहीं है, कौन कौन से वाद हुए, कौन कौन से केस हुए, उन केसों की क्या पृष्ठभूमि थी, क्या उनका बैकग्राउंड था, क्या वो डायरेक्टली प्रस्तावना के लिए ही उठे थे या फिर ऐसा था केस तो दूसरा था लेकिन आकर टंग गया था प्रस्तावना पर। तो ये सारी बातें करेंगे हम आज जब संविधान की वीडियो आपके सामने आएगी उसमें। तो अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और दोस्तों लाइक कर दें। बार बार मैं आपसे कहता हूं दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे और ज्यादा जुनून मिलता है आप लोगों के लिए डबल मेहनत करने का, और पता भी चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी वैसे तो बात नहीं हो पाती है, कमेंट के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।